हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप सभी लोग, बताइएगा। दोस्तों आज की क्लास है बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें आज हम जानेंगे कि विद्यालय में आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं या सोर्स ऑफ इनकम इन स्कूल के बारे में। तो आप सभी लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट का है, इससे बहुत ही डिटेल से यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लास्ट में अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। देखेंगे कि विद्यालय में इनकम के जो प्रमुख सोर्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, पहला जो मुख्य सोर्स है वो है आय के निजी स्रोत। आय के निजी स्रोत के माध्यम से जो इनकम होती है उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। तो पहला है स्कूल फीस अथवा साला शुल्क। जो बच्चों से स्कूल में फीस ली जाती है वह भी इनकम का एक स्रोत ही तो है। तो विद्यालय शुल्क या स्कूल फीस के अंतर्गत प्रमुख शुल्कों में शुल्क, प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाला शुल्क, परीक्षा शुल्क, पुस्तकालय शुल्क, भवन शुल्क, क्रीड़ा शिक्षण शुल्क, मध्याह्न भोजन शुल्क और विकास शुल्क तथा परिवहन शुल्क। जो बच्चों को घर से विद्यालय लाती ले जाती है उस वाहन का भी शुल्क, ये सारे जो फीस हैं, ये सारी चीज़ें स्कूल फीस के अंतर्गत इन्हें शामिल किया जाता है। अनेक संस्थाएं उपयुक्त शुल्क के आधार पर ही अपना कार्य चला रही हैं, और निजी आय के स्रोतों में स्कूल फीस आय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। फीस का निर्धारण विद्यालय एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, किंतु विद्यार्थियों के विरोधी आंदोलनों तथा कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से स्कूल फीस में अधिक वृद्धि नहीं हो सकी है। आगे देखिएगा, साला शुल्क से अधिक आय इस कारण भी नहीं हो पा रही है क्योंकि संविधान ने मिडिल स्कूल तक की शिक्षा को क्या किया है, निःशुल्क कर दिया है। इससे क्या हो रहा है कि स्कूलों को जो उनकी फीस है, स्कूल फीस जो है, उससे ज़्यादा उनको इनकम नहीं हो पा रही है। और कोई कोई राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने बालक बालिकाओं की उच्च शिक्षा को भी निःशुल्क कर दिया है। यद्यपि शुल्क आय का प्रमुख स्रोत तो रहा ही है, किंतु हमें प्राप्त आंकड़ों से विदित होता है कि शुल्क का अनुपात में अब कुछ संस्थाओं में उत्तरोत्तर घट रहा है। ये जो शुल्क का अनुपात है वो अब घट रहा है। अगला है निजी आय का स्रोत की प्रभूत धन या एंडोमेंट्स। यह भी विद्यालय का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह एक स्थायी धन होता है, और प्रमुख धन का अर्थ ऐसे धन से है, प्रभूत धन का, जो विद्यालय की स्थायी निधि के रूप में सुरक्षित रखा रहता है, और इस धन पर मिलने वाले ब्याज को विद्यालय की विभिन्न मदों पर खर्च किया जाता है। भारत में अनेक संस्थाएं ऐसी भी हैं जो केवल अपनी भूमि, भवन तथा एकत्रित धन के द्वारा होने वाली आय पर चलती हैं। प्राप्त आंकड़ों से यह पता चलता है कि वर्तमान में 3% से 10% के लगभग आय संस्थाओं को इसी साधन से उनकी आय होती है, उनकी इनकम होती है। प्रभूत धन विद्यालयों को न केवल स्वामित्व ही प्रदान करता है, बल्कि वह उन्हें आकस्मिक घटनाओं का सामना करने के लिए भी बनाता है। जब कोई भी आकस्मिक घटना आती है विद्यालय के सामने तो वह क्या करते हैं, जो उनका खर्च होता है वो प्रभूत धन से ही उनका खर्च होता है। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। अगला कौन सा है निजी आय का स्रोत? आर्थिक दंड या जुर्माना। जो बच्चों से फाइन लिया जाता है विद्यालय में, उससे भी विद्यालय को इनकम होती है। कैसे? तो छात्रों से विद्यालय में दंड स्वरूप जो धन लिया जाता है उसे अर्थ दंड या फाइन अथवा जुर्माना भी कहा जाता है। विद्यार्थियों से यह आर्थिक दंड कब लिया जाता है कि विद्यालय देर से आने पर, शुल्क या फीस समय पर ना देने से, पुस्तकालय की पुस्तकें समय पर ना वापस करने से, और व्यवहार में अनियमितता लाने तथा विद्यालय नियमों को तोड़ने, इन सभी पर बच्चों से एक्स्ट्रा फीस या फाइन विद्यालयों द्वारा ली जाती है, जिससे विद्यालय को बहुत थोड़ी मात्रा में ही आय प्राप्त होती है। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा इनकम तो विद्यालय को नहीं होती, बहुत ही कम मात्रा में उनकी इनकम इससे होती है। अगला है चंदा। तो चंदा के माध्यम से भी इनकम होता है विद्यालयों को। कैसे? विद्यालय प्रबंधन एवं विकास में चंदा की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, और शैक्षिक विकास हेतु जनता, संस्था अथवा अन्य स्रोतों से जो भी धन अथवा भूमि ऐच्छिक रूप से प्राप्त होता है उसे हम चंदा या दान कहते हैं। प्राचीन काल में अधिकांश संस्थाएं जनता द्वारा एकत्रित चंदे के ऊपर ही चला करती थी।
चंदा अथवा दान द्वारा जो धन और भूमि शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त होती थी, उससे शिक्षा का कार्य कुछ सीमा तक तो चल जाता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में जनता में चंदा अथवा दान देने की प्रवृत्ति भी कम हो गई है। आजकल कोई विद्यालय के लिए चंदा देना भी नहीं चाहता, और यदि उसके ऊपर थोड़ा बहुत धन अथवा प्राप्त भूमि हो भी जाए तो वह वर्तमान परिस्थितियों में छात्रों की भारी संख्या की तुलना में यह अपर्याप्त सिद्ध होगी। इस युग में अधिकांश दान श्रेष्ठ छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है, और धनाभाव के कारण संस्थाओं में योग्य शिक्षक एवं प्रशासक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिससे समय से शिक्षा प्रणाली में उत्पन्न होने का भय भी बना रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं। चंदा से भी आज के समय में ज़्यादा धन इकट्ठा नहीं हो पाता, ज़्यादा इनकम नहीं हो पाती है विद्यालयों को। अगला है अन्य स्रोत। तो अन्य भी कई सारे स्रोत हैं, देखिएगा। शैक्षिक आय के अंतर्गत अन्य स्रोतों के अंतर्गत बैंकों में जमा धनराशि पर मिलने वाला ब्याज और विद्यालय भवन से प्राप्त होने वाला किराया तथा विद्यालय संपत्ति से होने वाला लाभ, ये सारे शामिल होते हैं। स्वतंत्रता से पहले इस प्रकार की आय को एंडोमेंट्स के अंतर्गत ही रखा जाता था, जिसे हम स्थायी धन कहते थे, लेकिन अब इन्हें अलग रखा जाने लगा है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में अन्य स्रोतों के अंतर्गत बहुत कम आय प्राप्त होती है। इसमें शैक्षिक आय के निजी स्रोतों की तुलना में सार्वजनिक स्रोतों से अधिक आय प्राप्त होती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि शिक्षा का भार अब प्रत्यक्ष रूप से सरकार पर आ गया है, और यह आशा की जा सकती है कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी वैसे ही आय भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सारे कुछ निजी आय के स्रोत थे। अब हम अगला देखेंगे, सार्वजनिक शैक्षिक आय क्या है। सार्वजनिक रूप से विद्यालय को क्या इनकम होती है, देखिएगा। जो धन सार्वजनिक साधनों से प्राप्त होता है, उस धन को हम सार्वजनिक शैक्षिक आय के रूप में जानते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार, विश्वविद्यालय आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य सरकार, स्थानीय शासन जैसे कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद तथा ग्राम पंचायतें एवं विदेशी सहायताओं से प्राप्त धन को इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ स्रोत हैं सार्वजनिक शैक्षिक आय के, देखिएगा। पहला है केंद्रीय सरकार के द्वारा प्राप्त शैक्षिक आय। तो भारत में शिक्षा पर होने वाले व्यय का भार केंद्रीय सरकार वहन करती है। केंद्रीय सरकार शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए राज्य सरकार को भी शिक्षा विकास हेतु कुछ अनुदान देती है, और इस दृष्टि से केंद्रीय सरकार शैक्षिक आय का प्रमुख स्रोत मानी जाती है। केंद्रीय सरकार शिक्षा की कुछ मदों के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देती है और कुछ विभिन्न मदों द्वारा आयोग द्वारा धन देती है। राज्य में माध्यमिक स्तर की शिक्षा के विकास के लिए शिक्षक प्रशिक्षण हेतु केंद्र में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के माध्यम से केंद्रीय सरकार अनुदान देने की व्यवस्था करती है, और इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाएं भी चलती हैं। इसमें विकास के लिए योजना आयोग आवश्यकता अनुसार अपना धनराशि प्रदान करता रहता है। तो ये जो स्रोत है आय का, ये केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होता है विद्यालय को या शिक्षा को। आगे देखिएगा, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शैक्षिक आय क्या है। राज्य सरकारों के द्वारा शिक्षा पर क्या मिलता है इनकम। तो विद्यालय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारें शासन की शालाएं चलाने के साथ शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर शिक्षा व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालयों, शिक्षा परिषदों, स्वायत्त संस्थान एवं निजी संस्थाओं को अनुदान देकर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उपयुक्त संस्थाओं को वित्त की सहायता देने हेतु राज्य सरकार शिक्षा प्रशासन की व्यवस्था करती है, और राज्य अपनी कुल आय का अंश शिक्षा के लिए आवंटित करता है, और उसमें केंद्र से या केंद्र सरकार से प्राप्त शिक्षा के लिए अनुदान शामिल करके संपूर्ण राज्य की शिक्षा पर खर्च कर देता है। दूसरे देशों की तुलना में अपने देश के विभिन्न राज्य शिक्षा पर निर्धारित धन से अधिक खर्च नहीं करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है स्थानीय शासन द्वारा प्राप्त शैक्षिक आय क्या है। अब तक आपने देखा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। अब देखिएगा स्थानीय शासन द्वारा शैक्षिक आय क्या है प्राप्त होती है। तो स्थानीय
स्थानीय शासन द्वारा शैक्षिक निधि के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद और जनपद, ग्राम पंचायत ये सारी चीज़ें निर्धारित करता है। इसकी आय के साधन स्थानीय कर एवं राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान होते हैं और इन्हें सरकारों के करों से प्राप्त आमदनी का कुछ अंश भी मिलता है। स्थानीय शासन द्वारा कुछ आमदनी का जो अंश शिक्षा पर व्यय होता है उसे शैक्षिक आय के रूप में समझकर खर्च किया जाता है। स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के द्वारा मुख्यतः प्राथमिक स्तर की शिक्षा की संस्थाएं ही चल रही हैं, किंतु कहीं कहीं पर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की संस्थाएं भी स्थानीय शासन के द्वारा चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा विदेशी सहायता क्या है। विदेशी सहायता के माध्यम से कुछ आय होती है। तो विदेशी सहायता का विद्यालय में काफ़ी सक्रिय योगदान होता है। उनके अनुदान की राशि भी अच्छी खासी होती है। सार्वजनिक स्रोतों में उपयुक्त स्रोतों के अतिरिक्त जो आपने देखे राज्य सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय स्तर के स्रोतों के अतिरिक्त विदेशी सहायता जिसे हम फॉरेन फंड कहते हैं, यहाँ पर ऐड लिखा है फॉरेन फंड कहते हैं, और यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी सहायता के रूप में हमें 3 प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। देखिएगा पहली कौन सी है, तो विद्यालय के विशेष कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना तथा उपहार देना, और विद्यालय में विदेशों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां एवं या खर्च के लिए भारी मात्रा में अनुदान देना, और साथ ही विदेशों से विषय विशेषज्ञों का हमारे देश में आना तथा उनके तकनीकी परामर्श के द्वारा लाभ उठाना, पाठ्य पुस्तकों के लिए कागज़ देना, शिक्षकों का आदान प्रदान करना और उपकरण की व्यवस्था भी इसी में शामिल होती है। तो ये विदेशी सहायता के द्वारा भी कुछ इनकम होती है विद्यालय को। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।